सो ये चैम्प्स, अगर आप यूपीएससी 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि यार आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 8 का महासंग्राम। और बिलीव करो इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपके रियल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यार हर एक क्वेश्चन के साथ आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके पहले चीज़ तुमको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो यार, टारगेट तुम्हारा इतना होना चाहिए एटलीस्ट 120 और 120 इस मॉडल पेपर में आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यार मेरे मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन आने, मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि यार लेकिन हाँ, इतना टारगेट आपको करके चलना है, राइट। क्योंकि यार ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं, जब भी आप पीडीएफ को निकालें तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते क्या कहता है। द स्ट्रक्चर इज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है जो श्वास नली में भोजन को प्रवेश करने वाली संरचना है, कौन सी संरचना है, तो वो आपको बताना है। देखो जब भी हम विंड पाइप की बात करते हैं तो विंड पाइप का मतलब क्या हो गया, ट्रैकिया वाले में हिस्से में आता ना, तो यार ग्लट्स का कोई काम ही नहीं हो गया, ग्लोटिस का भी, टॉन्सिल का भी कोई काम नहीं, इपोग्लोटिस का काम होता है। क्योंकि आपको पता है इपोग्लोटिस क्या होता है, एक प्रकार का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब हम खाना निगलते हैं तो ये क्या करता है, जो विंड पाइप होता है ना, यानी ट्रैकिया जो होता है, उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है क्योंकि यार जो फूड है वो गलत रास्ते से नहीं जा पाए, राइट, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इंटरकॉस्टल मसल आर फाउंड अटैच विद। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ से अटैच होती हैं, तो वो होती है हमारी रिब्स से। और रिब्स का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे, कहाँ से, ऊपर, ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे करके ब्रीदिंग में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो हो गया हमारा रिब्स हो गया, राइट। प्लूरा एक प्रकार का आपको पता है प्लूरल फ्लूइड होता है ना हमारे लंग्स में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इस पर भी ध्यान दे लेना, राइट। तो लंग्स तो आप जानते हैं, डायफ्राम के बारे में भी आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दे एक अमाउंट ऑफ एयर इन द एयर पैसेजिंग एंड एनवेलाई एट द एंड ऑफ क्विक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे एक तुमको जो बची हुई हवा है उसके बारे में आप तो आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, यानी कि जब जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में जो काम आते हैं ना, ईआरवी, आईआरवी, आरवी, तो ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत ढंग से जानते होंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात वो है कि यार ये यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा। देखो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज एट द एंड ऑफ क्विक रेस्पिरेशन। अब क्विक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा ये देख लो पहले। देखो एफआरसी बराबर आपने पढ़ रखा है ना, एफआरसी बराबर क्या होता है, ई आर वी होता है प्लस आर वी होता है। ई आर वी का मतलब क्या होगा, एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वैल्यूम्स, ठीक है। और यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यूम दी रखी है। अच्छा रेजिडुअल वैल्यूम होती कितनी, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यार देखो यहाँ पे ये एक चीज तुमको समझ में आता है कि यार एफआरसी और ये क्या मतलब है। क्विक रेस्पिरेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, क्विक रेस्पिरेशन मतलब होता है जो क्विक रेस्पिरेशन के बाद, क्विक रेस्पिरेशन के बाद बची हवा, जो लंग्स में बची हवा, लंग्स में बची हवा, ठीक है, बची हवा, बची हवा। अच्छा ये बची जो लंग्स में बची हवा होती है ना, वो क्या करती है, ये करती है हमारे गैस, जो गैस एक्सचेंज होता है ना, गैस एक्सचेंज होता है ना, उसको स्टेबल रखती है, गैस एक्सचेंज को स्टेबल रखती है, ठीक है। तो यार इसका राइट आंसर क्या होगा, वो डी हो जाएगा। टाइटल वैल्यू में ये सब वगैरह कुछ नहीं होगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब देखो यार 120 नंबर का पेपर है, जब भी इस पीडीएफ को निकालेंगे आप तो ढंग से करेंगे, माइंड को शार्प रखेंगे जैसे मैंने रख रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन 1200 ml एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स इट कॉल्ड। जब फेफड़ों में 1200 ml वायु भरी होती है, यानी कि बची रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम्स, ठीक है। अच्छा 1200 ml का मतलब क्या होगा, जो 1200 ml आपको एयर दी रखी है ना, ये क्या करता है, ये हमारे जो लंग्स होते हैं ना कोलैप्स होने से बचाता है, राइट, कोलैप्स होने से बचाता है। तो रेजिडुअल वैल्यूम का मतलब क्या हो गया, वो हवा जो लंग्स में हमेशा रहती है, हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होती है, हमेशा रहती है। अच्छा ये क्यों रहती है, क्योंकि आपको पता है जो 1200 ml दी गई ना, ये लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स कोलैप्स से बचाता है, लंग्स कोलैप्स से बचाता है, लंग्स कोलैप्स से बचाता है, लंग्स कोलैप्स। देखो जब भी ह्यूमन फिजियो पढ़ो यार, मैंने ह्यूमन फिजियो को बहुत ब्रेक डाउन करके बताया कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, राइट। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने 1000 प्रकार की तो वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ 100 वीडियो तो मैंने बना दी है, जिसमें हर वही बात मैं बताता हूँ, लेकिन बच्चा कोई मानता नहीं, पता क्यों, क्योंकि यार उसको भरोसा नहीं है, ठीक है। ये तब तुमको पता चलेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ों के पास जा सकते हैं। चलिए कोई बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक आवी श्वसन में क्या होता है, O2 is taken in, CO2 is taken in, O2 is given in, CO2 is given out। अच्छा इस CO2 is given out क्योंकि आपको पता है CO2 is given out का मतलब क्या होगा, जब भी एनारोबिक रिएक्शन की बात कर ले तो यार इसमें क्या होता है, O2 यूज नहीं करते, क्या नहीं करते, डू नॉट यूज O2, O2 यूज नहीं करते, O2 यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा O2 यूज नहीं करते तो इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, इंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है हमारा CO2 प्लस एनर्जी। अच्छा ये किसके बिहाफ पे, हम किस कंडीशन पे ये बोल रहे हैं, अच्छा ये जो कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड कंडीशन जो होती है वो डिपेंडेंट कंडीशन होती है, ठीक है, डिपेंडेंट, राइट, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या है कि वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हिसाब से करने भी हैं। इन सोटिस एंड ब्लड व्हिच कॉज इन पीएच विड बी कॉज ब्रीदिंग्स इट टू स्पीड अप। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत ढंग से चीज, एक रिएक्शन आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। जब भी हम कार्बोक्सी एनहाइड्रेज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है। तो देखो क्या होता है, जब भी हम CO2 प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? आपको पता है H2CO3 बनता है। अच्छा, इस H2CO3 में है क्या क्या? देखो इसमें क्या है, इसमें H प्लस है कि नहीं? बिल्कुल है। और इसमें क्या है? HCO3 है माइनस में। HCO3 माइनस में है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक, ये तो एक प्रकार का एसिड हो गया और ये एक प्रकार का बेस हो गया। अब जब भी हम CO2 बढ़ेगा, क्या? जब भी इसमें CO2 बढ़ेगा तो H प्लस भी बढ़ेगा। जब H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा? pH भी ड्रॉप होगा। क्या होगा? pH भी ड्रॉप होगा। जब pH ड्रॉप होगा तो क्या करेगा? ब्रीदिंग जो ब्रेन में जाएगा, जब भी ब्रेन में जा रहा है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ब्रेन क्या करेगा? हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। ब्रीदिंग रेट को ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? इंक्रीज करेगा CO2 को, यहाँ पे CO2 नहीं लिखा, और ड्रॉप करेगा किसको? pH वैल्यू को, राइट, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इज। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक हाइड्रेज किसमें होती है? वो हमारी होती है आरबीसी में। आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा, आरबीसी में पढ़ रखा है ना। क्योंकि यार कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज होता है वो आरबीसी में होता है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, बोलते कि नहीं? क्या करता है ये? रिएक्शन स्पीड को, रिएक्शन जो स्पीड है इसको क्या करता है? ये बढ़ाता है। ये बढ़ाता है। तो जब ये बढ़ाएगा तो तुमको ये रिएक्शन आपने बहुत ढंग से पढ़ी, जो मैंने ऊपर बताई ये वाली, ठीक है, ये पढ़ रखा है तुमने। और ये क्या करता है? ये गैस, जो गैस ट्रांसपोर्ट होता है, गैस ट्रांसपोर्ट को भी इफिशियंट बनाता है। क्या बनाता है? ये इफिशियंट बनाता है। इफिशियंट बनाता है। क्या बनाता है? ये इफिशियंट बनाता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एंड एवरी सो ml इज डीऑक्सीजन ब्लड। अब देखो डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाता है? आपने वेनस का नाम पढ़ा होगा। वेनस जानते हैं? वेनस ब्लड, वेनस ब्लड लंग्स CO2 छोड़ता है, छोड़ता है कि नहीं? अब जब CO2 छोड़ता है तो अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रखा है आपने। डीऑक्सीडेंट ब्लड के बारे में बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा। डिलीवर करता है किसमें यार? CO2 छोड़ता है वो, तो CO2 छोड़ता है तो अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रखा है। तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी? 4 ml ऑफ CO2 इन द एल्विलाई। अब देखो एल्विलाई यहाँ पे क्यों पूछ रखा है? जहाँ पे CO2 छोड़ेगा वहीं पे आपको बात करनी पड़ेगी। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो एग्जाम के लिए यार ये वैल्यू सही है, ठीक है। अब यार एम्फाइसेमा आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। एम्फाइसेमा क्या होता है? जब भी कोई बंदा स्मोकिंग करता है, क्या करता है? स्मोकिंग करता है। जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो एल्विलाई क्या होती है? एल्विलाई हमारी डैमेज होती है, होती है कि नहीं? एल्विलाई हमारी डैमेज हो जाती हैं। जब एल्विलाई हमारी डैमेज हो जाती हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? उनका कम हो जाता है। किसका? लंग्स का। किसका कम हो जाता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो जो गैस एक्सचेंज होता है वो भी क्या हो जाता है? वो भी कम आ जाता है। जब वो कम आ जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको? रिजल्ट हमको मिलता है जब भी हम आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें क्या मिलता है? एम्फाइसेमा। क्या मिलता है? एम्फाइसेमा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो, इसका राइट आंसर क्या है? वो सी होगा। क्योंकि यार कब करता है? जब सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करता है बंदा, तब होता है, राइट, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, वो कंट्रोल कौन करता है? अब देखो कंट्रोल की बात पूछ ली तो तुमको इसके बारे में भी बहुत ढंग से मैं बता देता हूँ। तो कंट्रोल की बात होगी तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, क्योंकि समझ में आएगा तभी ढंग से। तो चलिए अब कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? कंट्रोल कौन करता है? ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आपने जो ब्रीदिंग कंट्रोल कौन करता है, आपने बहुत ढंग से बात पढ़ी होगी कि ब्रीदिंग कंट्रोल कौन करता है। ब्रीदिंग कंट्रोल कौन करता है? वो करता है हमारा मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेंटा, करता है कि नहीं? ऑब्लिगेंटा प्लस पॉन्स, ये करते हैं। ये करते हैं कौन? ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। ये दो आपके दिमाग में ऑर्गन्स होते हैं, राइट। चलिए अब ये जब कंट्रोल करते हैं तो एक प्रकार के, आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा। आपने कभी ये प्रकार का कॉन्सेप्ट, ये प्रकार का टर्म पढ़ा है? जब भी कोई इंसान कॉन्शियस भी कंट्रोल, अभी ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होगा? ऑटोमेटिक प्रोसेस में जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस कंट्रोल भी पॉसिबल है। कॉन्शियस कंट्रोल भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो होता है हमारा CNS। क्या होता है वो हमारा? CNS, क्योंकि हम CNS में ये सारे टर्म्स पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। अब देखो जब अब ये इनकम्प्लीट बोल दिया तो मैं तुमको कार्टिलेज, जो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो कार्टिलेज रिंग्स किसमें होता है? कार्टिलेज रिंग्स किसमें होता है? ट्रैकिया और ब्रोंकाई में होता है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में होता है। किसमें होता है भाई? ट्रैकिया और ब्रोंकाई में होता है, राइट। अब जब ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में होता है तुमको क्या करता है? इसका पर्पस सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा? कि ये एयरवे को कोलैप्स ना हो। जो एयरवे है, एयरवे कोलैप्स ना हो, कोलैप्स ना हो। इसका राइट आंसर क्या है? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन PO2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2 इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत तुमसे पूछ रखा है। अब ये ग्राफ के क्वेश्चन है। चलो मैं ग्राफ को तुमको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं ग्राफ को लेकर तुमको थोड़ा चीज बताता हूँ। जब भी ग्राफ सिग्मॉइड कर्व वाला हो,
ये एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्माइड कर्व का ग्राफ जो होता है वो एम्स में पूछा है एक बार क्वेश्चन। और अगर राइट शिफ्ट जो ग्राफ अगर राइट शिफ्ट हो जाए, राइट शिफ्ट हो जाए तो ये हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है भाई, वो ये होता है ये O2 को ज़्यादा रिलीज करेगा, O2 को ज़्यादा रिलीज करेगा, O2 को ज़्यादा रिलीज करेगा। अच्छा, ग्राफ शो क्या करता है, ग्राफ शो करता है हमारा, ग्राफ शो करता है एच बी सेचुरेशन, एच बी सेचुरेशन, एच बी सेचुरेशन VSPO2, ऊपर ही बोल दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो हो गया हमारा O2 डिसोसिएशन में कर्व होता है, O2 डिसोसिएशन कर्व में होता है, ठीक है, राइट, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रीथ्स वी डू नॉट एक्सपायर फॉर सम सेकंड ड्यू टू। अब यार वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकंड ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेस CO2 इन ब्लड। कैसे, क्योंकि आपको पता है जब भी डीप ब्रीदिंग करते हैं, क्या जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग्स, अब जब भी डीप ब्रीदिंग करेंगे तो जो CO2 होगा ना वॉश आउट हो जाएगा, राइट। CO2 क्या होगा, वो वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। जब भी वो वॉश आउट हो जाएगा तो जब भी, अब वॉश आउट होने का मतलब क्या, CO2 लेवल का कम, क्या हो गया, CO2 लेवल जो हो गया वो कम हो गया। जब वो CO2 लेवल कम हो गया तो स्टिमुलस भी कम होगा, क्या होगा, स्टिमुलस भी कम होगा। जब वो स्टिमुलस भी कम होगा तो ब्रीदिंग क्या होगा, ब्रीदिंग क्या होगी, ब्रीदिंग कैन बी स्टॉप, ब्रीदिंग कैन बी स्टॉप्स, ब्रीदिंग क्या हो सकती है, वो रुक सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। The process of oxidation of glucose during which CO2, H2O and energy are produced is known as। अब देखो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें CO2 H2O ऊर्जा बनती है, तो कहलाती क्या है, वो आपको बताना है। तो वो कहलाती हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। क्योंकि यार ये हम किस पे बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं सेलुलर लेवल पर। इसका सेलुलर लेवल जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उस पर बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या बनता है, इसमें भाई इसमें बहुत ढंग से आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या बनता है, ATP बनता है, राइट, ATP मतलब एनर्जी बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या कहता है, एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। अरे थोरेसिक वर्टिब्रा किसमें होता है, फोर्थ थोरेसिक में, किसमें होता है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में होता है, किसमें होता है, फोर्थ थोरेसिक। अब यार कहाँ पे होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट में डिवाइड होता है। यार उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी, मैं आपको इसको सही करके लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। एंड लेफ्ट एंड, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, लेफ्ट तो पहले ही मैंने वो लिख दिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जब यहाँ पे आप आएंगे ना कॉलेज में तो तुमको सब यही पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन फिजियो इतना पढ़ाया जाए जिसका कोई जवाब नहीं, राइट। चलिए, तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में क्या होता है, में ये डिवाइड होता है। यहाँ पे तुमको टर्म पढ़ाया जाता है जिसका नाम है ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी, ये टर्म पढ़ाया जाता है जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीजी में सवाल आते हैं। जब भी आप पीजी के भी जाएंगे, MSc नर्सिंग करेंगे तब यहाँ पे ज़्यादा सवाल आते हैं, राइट। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लास्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन में, तो यार उसमें होता है यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 O2 बाय बॉडी सेल्स एंड रिलीज ऑफ CO2। यार ये लाइन पूरी NCERT में लिखी है, आपने ढंग से पढ़ लेना, आपने ढंग से देख लेना है, ये पूरी लाइन NCERT। अब जब पता है ये जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है ना, इससे आपकी NCERT लाइन बाय लाइन रिवाइज हो जाएगी। यार मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चन मैं नहीं ले सकता NCERT के हर लाइन से, लेकिन हाँ जो लाइन इंपॉर्टेंट है वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं आपको, इसका राइट आंसर ये हो गया सी। लेकिन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ढंग से आपने पढ़ रखा है कि यार जब ब्रीदिंग होता है, क्या होता है, जब ब्रीदिंग होता है तो ब्रीदिंग के बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि नहीं, बताना। ये मैं जो राइट वे लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ठीक है। ब्रीदिंग के बाद डिफ्यूजन होता है, एंड डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। आपने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा पढ़े होंगे, अगर प्लाज्मा अक्रॉस ट्रांसपोर्ट पढ़े होंगे, ये मैंने उल्टा बोल दिया क्या, आपको बताना है। जब भी आप सेलुलर चैप्टर है उसमें भी पढ़ाया जाता है ढंग से, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ाते हैं थोड़ा, एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो खैर सेलुलर चैप्टर, सॉरी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं ना। चलिए, अब जब ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के बाद सेलुलर यूज होता है, क्या होता है, सेलुलर यूज होता है, सेलुलर यूज, ये बिल्कुल फाइनल बात लिख लो। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये सी। यार ये मैंने तुमको तोड़ के बताया, लेकिन इसका मतलब सीधा यही है, राइट, इसका मतलब सीधा यही है, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या कहता है, द ब्रीदिंग रेट ऑफ द नॉर्मल हेल्दी मैंस इज, कितना होता है ब्रीदिंग रेट्स हेल्दी मैन का, तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ये एक अडल्ट रेंज लिखी गई, क्या, एक अडल्ट रेंज लिखी गई है, एक अडल्ट रेंज लिखी गई है। अब जब भी स्ट्रेस बढ़ता है या फीवर बढ़ता है तो वो गलत, मतलब थोड़ा और इंटेंस हो जाती है, ठीक है, थोड़ा और इंटेंस हो जाती है, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वैल्यूम इन नॉर्मल हेल्दी मैंस, कितनी होती है टाइडल वैल्यूम्स। यार देखो इसमें तो मेरे हिसाब से सारी गलत ले रखी है, क्या NCERT में ये सारी हैं, एक बार हमको चेक करके बताना NCERT में। मैंने तो खैर इतनी तो देखी नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर मैं अपने अकॉर्डिंग की बात बताऊँ, जो मेरे पास बुक्स हैं, तो यार ये होती ना करेक्ट जो दी गई वो 500 ml होती है, कितनी 500 ml होती है। तो यार जो टाइडल वैल्यूम होती है ना, वो नॉर्मल ब्रीदिंग पे होती है, क्या,
नॉर्मल ब्रीदिंग से ली गई होती है, जो नॉर्मल ब्रीथ होती है ना उससे ली गई होती है। जब यहाँ पे आप पल्मोनरी रेट चेक कराते हैं ना, तो पीएफ जो यहाँ पे आप चेक कराते हैं, जब भी आपको कोई लाइक लंग से बीमारी होती है तो वहाँ पे पीएफ चेक किया जाता है। यहाँ पे जब आते हैं तो नॉर्मल ब्रीथ्स जो होता है ना वो टोटल वॉल्यूम से ली गई होती है। तो यार हमारे साथ जितने भी ऑप्शन है वो गलत लिखेंगे, इसका राइट आंसर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये आपको एक प्रकार की रिएक्शन दी रखी है और इसमें आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सर Hb+O2 एंड ये बन रहा है तो सेलेक्ट वन एंड गिवन द ऑप्शंस आपको दिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है और आपने ढंग से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो यार ये भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर देखिए, वो लंग से ब्लड की ओर जाना। क्या हो रहा है इसमें, लंग से ब्लड की ओर जाना। ठीक है, लंग से ब्लड, इसका राइट आंसर तो बी हो गया, लंग से ब्लड की ओर जाना, लंग्स एंड ब्लड की ओर जाना। लेकिन यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज में क्या होता है, O2 रिलीज होता है। क्या होता है, O2 रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो बी हो गया, वो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जो कि बहुत अच्छा है। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट रेस्पिरेशन, इट लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड कहाँ पे होता है भाई, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कहाँ पे होता है, वो मेडुला ऑब्लिगांटा में होता है। क्योंकि यार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी रेस्पिरेटरी क्या है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर है, सेंटर है। जब भी ये डैमेज हो गया तो ब्रीदिंग को क्या करेगा, फेल करेगा। अगर ये डैमेज हो गया, इफ डैमेज ब्रीदिंग क्या होगी, यहाँ पे फेल हो जाएगी, ब्रीदिंग फेलियर करेगा, ब्रीदिंग फेलियर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो बी हो गया, वो क्या हो गया, बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, विच सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन द हाई लेवल एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया एडसेंस द रिदम सेंटर। जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, किसके एडसेंस होता है ये आपको रिदम सेंटर के बारे में बताना है। तो किसके होता है वो आपको ढंग से बताना है। तो यार वो होता है हमारा CO2 एंड H+ आयन में। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, ये क्या करता है, जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये क्या करता है, CO2 और एसिडिटी को डिटेक्ट करता है। क्या करता है ये, CO2 और एसिडिटी को डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये दोनों क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, दे कंट्रोल आवर ब्रीदिंग, दे कंट्रोल ब्रीदिंग। क्या करता है, कंट्रोल ब्रीदिंग, कंट्रोल करता है। राइट, तो यहाँ पे तुमको बस यही समझना था। एसिडिटी के बारे में आप समझते हो, एसिडिटी में आपको पता है H+ आयन होते हैं आर्नीस की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो यार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। मानव श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी भाग का कार्य क्या है। इट्स क्लियर इनकमिंग एयर फ्रॉम अ फॉरेन पार्टिकल, इट ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ एयर अप टू द बॉडी atmospheric airs, it exchanges O2 and CO2 between blood and atmospheric air। पता है मेरी ना थोड़ा मुंह में यार ब्लिस्टर निकले, पता नहीं कैसे क्या निकला है, तो थोड़ा बोलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ अगर आपको कोई भी शब्द समझ में ना आए तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। ठीक है, अगली क्लास से मैं थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट ले लूँगा तो जल्दी सही हो जाऊँगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, वो आपको बताना है। तो यार ये क्या करेगा, ये हमारे एक्सचेंज करेगा किसको, O2 को और CO2 को बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर में। क्योंकि आपको पता है ये रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी पार्ट सिस्टम जो दिया गया है, आपको पता है रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होता है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स कौन होते हैं, वो एल्विलाई होते हैं। क्या होते हैं, वो एल्विलाई होते हैं। अच्छा, एक्चुअल गैस चेंजेस कहाँ होता है, एक्चुअल गैस चेंजेस कहाँ होता है, एक्चुअल गैस चेंजेस जो होता है वो यही होता है। क्या होता है, यही होता है। जो एक्चुअल गैस चेंजेस होता है ना वो यहीं पे होता है। राइट, जो एक्चुअल गैस चेंजेस होता है वो कहाँ पे होता है, वो यहीं पे होता है। समझ गए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर डी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वेंट्रिकल एंड लैटरल आपको दिया गया है, थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड बाय। आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वेंट्रिकल एंड लैटरल जो लैटरल होता है, वेंट्रलर होता है, उसके बारे में मतलब ही नहीं पता। राइट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो एनसीईआरटी होती है ना उसको ढंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा ढंग से पढ़ता ही नहीं है। बाद में कहता कि मेरे बायो में मार्क्स कम आ गए। ये कैसे हो सकता है सर, तो मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था। क्यों कम है पता है, आपको टर्म्स का मतलब ही नहीं पता। राइट, चलिए इसका मतलब बताइए क्या है। एक वेंट्रल लैटरल के समय आपको ये सब बताना है क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यार ये ना इसका राइट आंसर क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्पेक्टिवली। क्योंकि आपको पता है, अब थोरेसिक चैम्बर के बारे में पूछ लिया, थोरेसिक का काम क्या होता है मैंने ऊपर डिस्कस किया था, चैम्बर्स तो आपको पता है। तो क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा ढंग से यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी थोरेसिक केस की बात करेंगे, क्या थोरेसिक केस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस वर्टिब्रेट, क्या वर्टिब्रेट
जो वर्टिब्रे होता है ना, वर्टिब्रे वर्टिब्रे जो वर्टिब्रे होता है ना, वो क्या करता है, लंग्स को क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स को क्या करता है, ये लंग्स को, ये जितनी भी चीज़ें आपको दी गई, तो अच्छा थोड़ा सी केस का मतलब ये होता है लंग्स को प्रोटेक्शन देना। लंग्स लंग्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स प्रोटेक्शन, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो बी हो गया। समझ गए, समझ गए। एक मैंने बायो में क्वेश्चंस कम लिया है एंड आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ अगली क्लास में पूरे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, क्योंकि यार मैंने एक क्वेश्चन इसलिए कम लिया है क्योंकि मैंने लास्ट मॉडल पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए थे बायो के, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तो यार इतने नंबर आपको करना है, कितने 23 आउट ऑफ 23 आपको क्रैक करना है इस मॉडल पेपर की, जितने में मैंने बायो को क्वेश्चंस कराए, राइट। अब क्वेश्चंस हम किसके करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जरा ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से देखना है। हम लोग स्टार्ट करें फिजिक्स सेक्शन को। एक बात आपने जरा ढंग से सोचना कि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो। अगर लेना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। हर बच्चा हमसे ये पूछ रहा है कि भैया वहाँ पे वन शॉट चल रहे हैं, मैं वहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ। मेरे भाई वन शॉट से नहीं होगा, आप चाहे कितने भी वन शॉट कर लो। एक सीधा आंसर यही है कि वन शॉट से नहीं होगा। आपने जितना पढ़ा है उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, उसको रिवीजन करिए, क्योंकि आपको पता है जो बंदा लास्ट तक रुकता है ना, वो नोट्स बनाता है, वही क्लियर करता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ए वायर ऑफ द लेंथ ए एल आपको दिया एंड एरिया आपको स्ट्रेस बाय फोर्स ऑफ वेव इफ बोथ लेंथ एरिया आर डबल एक्सटेंशन बिकम्स, कितना होगा आपको बताना है। तो कितना होगा, आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा, सेम होगा, डबल होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यार जब भी हम डेल्टा एल इनवर्सली एल बाई ए पढ़ते हैं, तो यार ये आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। किसकी लेंथ पढ़ रहे हैं, एक वायर की लेंथ पढ़ रहे हैं, तो यार ये आपने बहुत ढंग से, आपने ये कन्वर्जन आपने ढंग से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2L, ठीक है, 2L/2A। तो ये क्या होंगे, ये सेम हो गए, क्या होंगे, ये सेम हो गए। तो एक्सटेंशन कैसा होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। कैसा होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यंग मॉडुलस आपको दिया है, वो इक्वल होता है किसके माप के बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारा, वो बराबर होता है हमारा ए के, क्योंकि आपने बहुत ढंग से पढ़ा है। जो यंग मॉडुलस होता है वाई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, पढ़ा है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो ए हो जाएगा। यहीं से आप डिफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 वायर्स of same material, same length but radii r and 2 are stressed by the same force ratio of extension, आपको बताना है। इसका एक्सटेंशन का रेशियो आपको निकालना, जरा ढंग से देखो और बताओ क्या होगा ढंग से। वही वाला इसमें भी कन्वर्जन लगेगा। कौन सा वही वाला कन्वर्जन, इसका वही वाला लगेगा। डेल्टा एल आपने पढ़ा होगा 1/r इनवर्सली होता है, आर स्क्वायर इनवर्सली होता है। तो आपने यहाँ ढंग से पढ़ रखा है कि आर जो हो रहा है वो 2r के हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1/1/4 का हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4:1 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर डिपेंड्स ऑन, खींचे हुए तार में संचरित जो ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, वो आपको बताना है। तो वो निर्भर करती है हमारे फोर्स एंड एक्सटेंशन पर, क्योंकि आपको पता है एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 एफ इंटू एक्स होता है, एफ इंटू एक्स होता है। तो यार किस पे, दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे दोनों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 1% स्ट्रेन इंक्रीज बाय विद इन इलास्टिक लिमिट, आपको बताना है क्या होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट के बारे में हम 1% के अंदर बात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो हुक्स का नियम आपने पढ़ा होगा, हुक्स का नियम क्या करता है, हुक्स लॉ आपने जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारे लॉ अब अलग कर लो। देखो लॉ से क्वेश्चन आ गया, तो हुक्स का नियम क्या कहता है, जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा है। तो इसके यार अब जब भी आप 1% को इंक्रीज करोगे तो 1% स्ट्रेन भी आएगा, स्ट्रेस अगर 1% लगाओगे तो 1% स्ट्रेन भी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक वायर दिया गया, स्ट्रेच करें डबल इट्स लेंथ स्ट्रेन इज, तो तार की इसकी लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो कितना होगा स्ट्रेन, आपको ये बताना। तो वो होगा हमारा एक, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर आपने डेल्टा एल बाई एल पढ़ा है। तो यार एल बाई एल का मतलब क्या हो गया, एल अपॉन एल, तो कट जाएंगे, एक बचेगा। तो इसका राइट आंसर एक आ जाएगा। बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आपको अगर ढंग से सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे थर्मल वाले चैप्टर के, और आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, तो आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। इफ लेंथ ऑफ वायर इज हाफ इट एक्सटेंशन बिगिंस, ये तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो बढ़ाव होगा, कितना होगा वो आपको बताना है। तो यार बढ़ाव कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा हाफ। कैसे होगा हाफ, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कैसे। देखो डेल्टा एल आपने पढ़ा डायरेक्टली एल के, तो एल हम क्या कर रहे हैं, एल हम आधा कर दें। अगर हम एल आधा कर दें तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन भी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल बट एरियाज ए एंड 2A आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स रेशियो ऑफ स्ट्रेन। अब दो तार आपको दिए गए हैं, उसका लंबाई वगैरह तुमको दे रखा, तो वो आपको बताना है। तो स्ट्रेन का अपने फार्मूला बहुत ढंग से पढ़ रखा है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है वो आपको बताना है।
स्ट्रेन बराबर क्या होता है वो आपको बताना है। तो स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, एरिया के होता है। तो यार यहाँ पे a 2a अनुपात में दे रखा है, तो यार इसका अगर आप निकालोगे तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा, क्योंकि यार ए से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इन इलास्टिक रीजन गिव्स। अब इलास्टिक रीजन क्या देता है, वो देता है हमारा यंग मॉडुलस। आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। या देखो स्लोप की मैं बात कर लूं तो स्लोप आपने बहुत ढंग से निकालना आपको आता है। क्यों मैं कहता हूं स्लोप निकालना आना चाहिए, क्योंकि यार स्लोप से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। कैसे आते हैं ये तुमको तब पता चलेगा जब आप न्यू वाली क्लास पढ़ लेंगे, जो नीट की न्यू वाली जो नीट काका जी चैनल पर दी गई है। अगर एक बच्चा उस क्लास को एक बार देख ले तो आई होप कि सारे ग्राफ के क्वेश्चन वो देखते ही निपटा देगा, राइट। चलिए, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, इसी को हम वाई कहते हैं, मॉडुलस वी कहते हैं, राइट। समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, एक आपको मटेरियल दिया गया विद हाई यंग मॉडुलस, तो यार क्या होगा आपको ये बताना है। तो वो होगा मोर इलास्टिक। क्या होगा, मोर इलास्टिक। क्या होगा, मोर इलास्टिक, क्योंकि आपको पता है हायर वाई अगर हो गया, हायर यंग मॉडुलस हो गया, हायर वाई, तो क्या होगा, लेस स्ट्रेन होगा, लेस स्ट्रेन होगा। जब ये लेस स्ट्रेन होगा तो मोर इलास्टिक भी होगा, मोर इलास्टिक भी होगा, मोर इलास्टिक भी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर बी हो गया। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। बल्क मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके न्यूमेरिकली होता है, तो यार बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते कि नहीं। तो के बराबर क्या हो गया, पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रेशर वैल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, वैल्यूम स्ट्रेन को मैंने ऐसे लिख दिया, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ वैल्यूम डिक्रीज बाई 1% अंडर प्रेशर, बल्क मॉडुलस कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो और ध्यान से बताओ। तो यार जब भी हम इसकी बात करेंगे, बल्क मॉडुलस निकालने की बात करेंगे, तो के बराबर आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, पी वाई होता है स्ट्रेन के। किसके होता है, पी वाई स्ट्रेन के। तो पी वाई कितना दे रखा, 1%। 1% का मतलब क्या हो गया, 0.001%, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो गया, प्रेशर बाई 0.01, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक्स बॉडी यंग मॉडुलस इज। अब यंग मॉडुलस आपको बताना है, यंग मॉडुलस आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। एक आपको फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी आपको दी गई है, उसकी यंग मॉडुलस आपको निकालना है कितना होगा। तो प्लास्टिक बॉडी की मैं बात करूं, प्लास्टिक बॉडी में इलास्टिक रीजन की बात करूं, तो इलास्टिक रीजन कितना होता है, इलास्टिक रीजन नहीं है तो y बराबर कितना होगा, वो 0 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वर्क डन पर यूनिट इज इक्वल टू। अब प्रति इकाई आयतन कार्य बराबर है किसके है वो आपको बताना है। तो यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेन एंड एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, किसके होता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है वर्क अपन वैल्यूम बाई क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ से निकाल लेना फार्मूला, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 देखो, ए वायर ऑफ लेंथ इज एल स्ट्रेस बाई एक्स इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड टू वायर ऑफ लेंथ 2l एक्सटेंशन विल बी। कितना होगा वो एक्सटेंशन आपको बताना है। तो 2 एक्सटेंशन होगा, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले आपको पता ही है। डेल्टा एल बराबर आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो r/2 करेंगे तो 4x इंक्रीज करेगा, 4x इंक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो कितना हो गया, 2x। 2x कैसे होगा भाई, 4x पे 4x होगा, 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया। नहीं, इसका राइट आंसर दो। एक बार थोड़ा मैं यहाँ पे गलती कर गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि यार एक आपसे एल स्ट्रेस पूछ रखा था भाई, एक सेम फोर्स अप्लाइड कर रहा था, वायर ऑफ द लेंथ 12 एक्सटेंशन विल बी कितना होगा वो आपको बताना था। तो देखो यार 12, तो यार यहाँ पे 2x भी क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो एक्सटेंशन कितना होगा, 2x हो गया, राइट। एक्सटेंशन कितना हो गया, वो 2x हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो कितना होगा। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। इफ रेडियस ऑफ वायर इज हाफ एक्सटेंशन बिकम, एक्सटेंशन कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये होगा 4 टाइम्स, क्योंकि आपने पढ़ा है 4 टाइम्स कैसे होगा, क्योंकि आपने ढंग से जानते हैं डेल्टा एल बाई r² आपने पढ़ा है। तो r/2 हो जाएगा, तो r/2 होगा तो यार 4 टाइम्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पॉइजन रेशियो फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, ये जो असंपीड्य पदार्थ होते हैं उसमें पॉइजन का कितना होता है, 0.5 होता है भाई, 0.5 होता है। क्योंकि यार पॉइजन रेशियो यही होता है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इनकम्प्रेसिबल जो बॉडी होती है, ये पॉइजन होता है, रेशियो कितना होता है, पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5 होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, शेयर स्ट्रेस चेंज हेल्प्स कैन से बट नॉट, जो शेयर स्ट्रेस आकार बदलता है लेकिन नहीं बदलता, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। तो यार क्या नहीं बदलता वो आपको बता देना है, तो वो वैल्यूम नहीं बदलता। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन
कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्या कर्व रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताना। वो एनर्जी को स्टोर करता है। एरिया अंडर जो कर्व होता है वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ फोर्स डबल एंड एरिया इज हाफ, तो स्ट्रेस कितना होगा? वो होगा हमारा 4 टाइम्स, क्योंकि अपने अभी पढ़ा है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है F अपॉन ए। F अपॉन ए तो 2F हो गया, 2F हो गया तो ए कितना होगा, A/2 हो गया तो कितना आ गया 4x हो जाएगा यार, 4 टाइम्स निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ए बॉडी रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स इफ। अब तुमको ये बताना है एक बॉडी है रिटर्न कर ली ओरिजिनल शेप से, तो आफ्टर रिमूविंग आपको फोर्स बताना है, तो क्या होगा? वो होगा हमारा इलास्टिक। जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो एक जगह से निकल जाती है, लेकिन उसी जगह पे आप तुरंत वापस आ जाती है। पढ़ा नहीं इलास्टिक वाला, तो बॉडी इलास्टिक ओरिजिनल शेप में लौट आता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसमें होता है इंडिपेंडेंट ऑफ? तो डायमेंशन होता है, डायमेंशन से निर्भर नहीं करता, क्योंकि यार डायमेंशन की कोई भी नहीं होती, ओनली मटेरियल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स इस पे करता है। ठीक है, डायमेंशन स्ट्रक्चर नेचर पे कुछ भी डिपेंड नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट की बात पूछ ली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम इज, जो बल्क मॉडुलस आपको दिया है वो सेम होता है, किसमें सेम होता है? वो होता है हमारा प्रेशर के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोई क्या होता है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। विच ग्राफ शो इलास्टिक बिहेवियर करेक्टली, कौन सा ग्राफ सही इलास्टिक बिहेवियर को दिखाता है? तो आपको बताना है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, आपको ये सब चीजें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। अगर हम हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग देखें, क्या हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग देखें, अगर हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि आपने हुक्स का नियम बॉर्डन से पढ़ रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? वो ए हो गया। क्योंकि यार फिजिक्स के सारे क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आई थिंक दैट आपको 24 स्कोर करने चाहिए, क्योंकि यार बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं होनी चाहिए और संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या होता है वो आपको बताना है। अब इसमें हमने IUPAC आइसोमेरिज्म सारा कुछ इसमें कवर किया है, एंड थोड़े बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन भी हैं, जरा ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं। विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपको सबसे ज़्यादा जो अधिक संरचनात्मक समय भी है वो होते हैं, वो बताना है कौन से होते हैं। तो इसमें देखो C4H10, C5 या C6, अब ये देखो C7, जहाँ पे कार्बन ज़्यादा तो हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो गए। तो यार कार्बन बढ़ाने पे क्या होता है? आइसोमर बढ़ते हैं। कार्बन बढ़ेगा तो आइसोमर क्या होंगे? आइसोमर भी बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो डी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच एल्केन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सी एल्केन इसमें जो दे रखी है आपको वो मोस्ट स्टेबल होती है? तो कौन सी होती है? वो होती है मेरा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, क्योंकि यार इथेन वगैरह का फार्मूला अगर आप बनाओगे तो इट इज नॉट स्टेबल। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, इट इज वेरी मोस्ट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज आपको पता है जो जब, अच्छा स्टेबल कैसे बनता है ये आपको थोड़ा ढंग से पता होना चाहिए। स्टेबल तब बनता है कोई भी चीज़, उसमें सबसे ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं वो जुड़े होते हैं। जो इसमें देखो अधिक सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है। ठीक है, अब जब भी ये एल्केन है जिसमें अधिक सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है तो स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें एक चीज़ और लग रही है, वो लग रही है ये स्टेबल होगा। स्टेबल तो होगा, लेकिन एक चीज़ और समझो यहाँ पे, इसमें होगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लगेगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लगेगा, प्लस इसमें प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? वो डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? यहाँ पे आपको देखकर बताना है। चलिए बताइए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको ये 1 2 3 वाला दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। ये तुमको दे रखा है, दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कार्बोकैटायन का जब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम निकालते हैं तो एक ही बात पे निकालते हैं। जब भी आई प्लस इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट प्लस जो हाइपर कंजुगेशन होता है उससे जब बढ़ता है तभी ये बढ़ता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से जो प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन से ही स्टेबिलिटी क्या होती है? वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कार्बोनिन स्टेबिलिटी इंक्रीज विद, जो कार्बोनिन स्टेबिलिटी होती है वो कब इंक्रीज करता है ये आपको बताना है। तो कब इंक्रीज करता है वो जरा ध्यान से देख लो और बता दो क्या इसका राइट आंसर। तो यार वो किसमें इंक्रीज होता है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, वो तो कार्बोकैटायन के लिए था। इसमें क्या होता है? इसमें माइनस आई इफेक्ट की वजह से होता है। यार माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? ईडीबी। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो ग्रुप होता है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट, अब इसमें से सबसे तुमको प्रबल जो क्षार है वो आपको बताना है। तो बेस कौन सा होगा वो आपको बताना है। चलिए बताइए। तो यार वो तो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये दैट इज द CH3।
ब्रैकेट दिस 2 एंड NH2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी ये एक्वस मीडियम में, देखो यहाँ पे सेकेंडरी एमीन बन गया ना, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जो एक्वस मीडियम में जो 2 डिग्री एमीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अच्छा, ये जो सॉल्वेशन फैक्टर आपने पढ़ा होगा बहुत ढंग से, सॉल्वेशन फैक्टर वहाँ पे आपको ढंग से दिखता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन एंड बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक प्रकार की वो ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए कि यार ये जीओसी की बेसिक चीज़ें हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि आपको पता है इससे हम फ्री रेडिकल से कैसे पता लगाते हैं, जो फ्री रेडिकल भी हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होता है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होता है, ठीक है, स्टेबलाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है भाई, वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेटवर्क ऑलवेज एंड रेडिकल, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि यार आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पेयर एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है भाई, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, न्यूक्लियोफाइलिस। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्लस आई इफेक्ट इज सोन बाई, प्लस प्रभाव किसके द्वारा दिखाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो यार वो दिखाया जाता है मेथिल ग्रुप से, क्योंकि आपको पता है एल्कली ग्रुप होता है एक प्रकार का, एल्कली ग्रुप जो होते हैं प्लस आई दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन, जो प्लस माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक किसमें होता है, तो यार वो होता है फ्लोरीन में। आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा फ्लोरीन के बारे में, क्योंकि आपको पता है इसके पास क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसीलिए इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो हमारा होता है, हमारे साथ परमानेंट होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है परमानेंट का मतलब यही हो गया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इफेक्ट ओनली ड्यूरिंग अटैक होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है ड्यूरिंग अटैक होता है। अच्छा, अटैक का मतलब समझ गए कि नहीं, चलिए बताना अटैक का मतलब क्या हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व, इसमें शामिल होता है हाइपर कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, लोन पेयर्स में, रेडिकल्स में, किसमें होता है, तो वो होता है हमारा, किसमें होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। क्योंकि आपको पता है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पाई इंट्रैक्शन होता है, क्या होता है, पाई इंट्रैक्शन होता है, क्या होता है इसमें, पाई इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, पाई इंट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बाय, किसमें होता है, तो रेजोनेंस का मतलब भाई सीधा क्या हो गया, वो आपको बताना है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है मॉलिक्यूल के बाय, किसके, जब भी वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन स्पीड होने से जो एनर्जी होती है वो कम होती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब वो एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो भाई मैंने ऊपर डिस्कस किया, कार्बन है, ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि यार इसके पास मैक्सिमम प्लस आई प्लस हाइपर कंजुगेशन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बहुत अच्छे लोग क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है, विच कार्बो एनायंस इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा होता है मोस्ट स्टेबल, ये मेथिल होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप के पास क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है एक प्रकार का, क्या होता है, एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कार्बो एनायन जो होता है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अनस्टेबल बनाते हैं। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच सो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन, इसमें अधिक हाइपर कंजुगेशन होता है, किसमें होता है हाइपर कंजुगेशन, सबसे अधिक किसमें होता है,
प्रोपेन में, इथेन में, एसिब्यूटेन में या ट्रस्टी ब्यूटान में, तो वो होता है हमारा आइसोब्यूटेन में। इसका स्ट्रक्चर कैसे पता होगा, पता है कि नहीं? देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक यानी कि मोर अल्फा एच होते हैं, मोर अल्फा एच होते हैं। जब इसमें मोर अल्फा एच होते हैं तो इसमें क्या होगा, मोर हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, सबसे प्रबल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा H प्लस, NO2 प्लस या SO3 या AbF3 में किसमें होता है, वो हमारा H प्लस होता है। क्योंकि यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा H प्लस होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे छोटा, सबसे आकार में सबसे छोटा, सेब कैसा, सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा, लेकिन एक प्रकार का ये प्योर इलेक्ट्रॉन सीकर। जब ये प्योर इलेक्ट्रॉन सीकर होगा तो ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। समझ गए, समझे कि नहीं भाई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, वो आपको बताना है। तो यार देखो OH आपको दिया रखा है यार, OH ही सबसे अधिक प्रबल होता है, क्योंकि आपको पता है इसके पास क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब यार ये कहाँ पे चला गया भाई, थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ इसको मैं सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, जब भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो यार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो इसका प्रकार किस एक प्रकार का ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, किसका, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कब घटता है, तो वो जब भी घटता है डिस्टेंस पे, चार्ज पे, साइज पे, मास पे। ये एक एप्लीकेशन वाला सवाल है, जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये भी आप बता पाएंगे। चलिए बताइए, तो वो क्या होता है, वो है जब भी इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ाने पर, डिस्टेंस बढ़ाने पर कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो ओ ही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, विच हैज मैक्सिमम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, आपको बताना है। तो किसमें होता है, वो होता है हमारे बेंजीन्स में, क्योंकि आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है कि नहीं, इसमें होता है कि नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है सब्स्टिट्यूशन वो कहाँ पे अकर्स होता है, अकर्स का मतलब कहाँ पे होता है। ठीक है, किसमें होता है, एल्केन्स में होता है, किसमें होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है हमारा, किसमें होता है, वो हमारा होता है बेंजीन्स में ही होता है, क्योंकि आपको पता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, उनके पास इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच इज मोर स्टेबल एल्केन, सबसे जो अधिक जो स्टेबल होता है वो कौन सी एल्किन दी रखी है, वो आपको बताना है। तो यार वो होता है हमारा ट्रांस एल्किन, जो होती है ना सबसे अधिक स्टेबल होती है। सिस ट्रांस आपने बॉर्डन से पढ़ रखा होगा ना, जो ट्रांस होता है ना वो सबसे अधिक होता है, क्या होता है, वो स्टेबल होता है। क्योंकि यार इसमें क्या होता है, जो ट्रांस होता है ना इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब देखो जिस भी चीज में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है तो वो एक प्रकार का मोर स्टेबल चीज बन जाता है, मोर स्टेबल चीज बन जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये जो ट्रांस होता है इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इस वजह से ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है सबसे भिन्न होता है किसमें, होता है इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन से, ये एटम जो एटम का पोजीशन होता है, ये बॉन्ड लेंथ से या मास से। तो यार इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्या होता है, वो भिन्न होता है। क्योंकि यार जब भी देखो, जब भी एटम्स क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं सेम रहते हैं, एटम सेम रहते हैं यार, एटम सेम रहते हैं, लेकिन क्या ही चेंज होता है, वो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। आपने मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग के बारे में ढंग से पढ़ रखा होगा ना, तो यार यही सब है इसमें। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में सवाल नहीं पूछता उससे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन से। चलिए, विच इफेक्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन मोस्ट, सबसे अधिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज जो इफेक्ट होता है कौन सा करता है। तो प्लस इफेक्ट है या आई इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस होता है, वो कौन सा होता है। यार वो होता है हमारा रेजोनेंस, क्योंकि आपको पता है जो रेजोनेंस होता है मोस्ट, देखो पहले एक बात समझो, जो सबसे वेरी पावरफुल जो स्टेबलाइजेशन का काम करता है, वो कौन करता है, वो रेजोनेंस करता है, स्टेबलाइजेशन वो रेजोनेंस करता है। क्योंकि आपको पता है इसके पास चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है भाई, चार्ज का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो
क्या हो गया वो डी हो गया, क्या हो गया वो डी हो गया। तो आई होप कि आपने इंग्लिश जो केमिस्ट्री में 24 और 24 किए होंगे, क्योंकि यार बहुत अच्छे लेवल की केमिस्ट्री थी और ज़्यादा इसमें टफ तब तो था ही नहीं कुछ, ठीक है। चलिए इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बात करते हैं, और इस इंग्लिश ग्रामर में कि देखो यार कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक्स आपको पीछे छोड़ देगी, इसलिए हर क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, क्योंकि यार ये प्रैक्टिकल एग्जाम से, क्योंकि आपको पता है यार यहीं से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का भी फील आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि इसमें मैंने सारे वोकैबुलरी डिस्कस किया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन सब कुछ है, ठीक है। चलिए चूज द सिनोनिम्स ऑफ इंसिडियस, आपको एक वर्ड दिया रखा है, इसका आपको बताना है तो क्या होता है। अब देखो इसका जो ट्रैकोरस आपने वर्ड पढ़ रखा होगा, बड़ा ढंग से पढ़ा है, यार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है धोखेबाज। यार धोखेबाज मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत गलत बात है तो मेरे से। क्या होता है इसका मतलब धोखेबाज, क्या होता है धोखेबाज। धोखेबाज का मतलब क्या हो गया, वो जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए आपको, है ना, धीरे धीरे नुकसान करने वाला, इसका मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक आपको फ्रिवल वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्स्ट वेस्टफुल, क्योंकि आपको पता है फ्रिवल वर्ड का मतलब ये होता है, ये जो फिजूल खर्ची होता है ना, ये होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फॉर द ब्लैंक, ही कुड नॉट द पेन, किसमें बियर किसमें, यार तो ये बियर, राइट, क्योंकि यार जो पेन होता है ना उसको सहन करना, तो बियर एक एक तो देखो बियर पेन करना तो ठीक है, एक बियर होता है, बियर समझते हो ना, बियर बियर का मतलब तो नंगा, राइट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ए पर्सन है हु हेट्स मैनकाइंड। अब फिलियोथ्रोपिस्ट तो जानते हो जो ह्यूमन काइंड्स वाले होते हैं ना, राइट, और मिजोथ्रोप्स और ऑप्टिमिस्टिक्स आपने बॉटम से पढ़ा होगा, साइनिक्स क्या होता है इसका मतलब, तो वो होता है मिजोथ्रोप्स। तो यार इसका देखो जहाँ पे मिस वर्ड का मतलब होता है वो होता है हेट, मिस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो हेट होता है, ठीक है। अब हेट वर्ड से ही तुमको निकालना है, ये क्या होता है, मैन काइंड से नफरत करने वाला, मैन काइंड से नफरत करने वाला, किससे नफरत करने वाला, मैन काइंड से नफरत करने वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, वो हमारा बी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिनोनिम्स आपको बताना है, जो एम्पीरियल है उसका मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब है टेम्परेरी, क्योंकि आपको होता है इसका मतलब होता है अल्पकालिक, क्या होता है अल्पकालिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अब बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। अब जो मेटिकुलस है वर्ड, इसका मतलब आपको बताना है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा केयरलेसनेस, क्योंकि इसका मतलब होता है मेटिकुलस वर्ड है बहुत सावधान, ठीक है, बहुत सावधान। अब इसका अपोजिट तुमको पूछ रखा था तो केयरलेस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चूज द करेक्ट ऑफ होमोफोन, सी हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या होता है ह्यूमर, तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखो अब सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो सही स्पेलिंग में ही आ जाता है। एक अमेरिकन यूजेस आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो ज़्यादा भाषा बोल लेता हो वो क्या होता है, पॉलीग्लॉट्स, स्कॉलर, ओरेटर्स, लिंग्विस्टिक्स, तो वो होता है हमारे पॉलीग्लॉट, क्योंकि यार कई भाषा जो जानने वाला होता है, जो कई भाषा बोल लेता है, वो होता है पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक और स्कॉलर आपने बॉर्डन से पढ़ रखा होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोलेट वर्ड दिया गया, ऑब्सोलेट वर्ड दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आउटडेटेड, राइट, यानी कि बहुत पुराना, जो प्रचलन जो पूर्व समय से चला आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चूज द एंटोनिम्स ऑफ एरुडियस वर्ड आपको दिया गया है, तो इसका मतलब डिफिकल्ट, इजी, हार्ड, टफ, तो यार इजी हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो बताओ चूज द करेक्ट होमोफोन्स आपको बताना है, होमोफोन्स करेक्ट आपको बताना है। तो द मोरल ऑफ स्टोरी क्या मतलब क्या होगा, द मोरल स्टोरी का मैसेज ही क्या है, मोरल। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दे रखा है, ए प्लेस वेयर बुक आर केप्ट। देखो यार मैंने इस मॉडल पेपर में जो ग्रामर का जो सेक्शन है वो थोड़ा मैंने जोड़ रखा है, लेकिन हाँ अगली क्लास में जो अगला मॉडल पेपर 8 या 9 आएगा तो उसमें हम बहुत ढंग के क्वेश्चन करेंगे, राइट। यार मैं ना आपको सब कुछ कराने वाला था, लेकिन कोई बच्चा तैयार ही नहीं ना उसके लिए, तो वरना मैं तो पूरी इंग्लिश ग्रामर 3-4-5 क्लास में खत्म कर देता। बहुत अच्छे लोग क्वेश्चन मैंने बनाए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए अब बताओ, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, तो यार कहाँ पे, उसमें लाइब्रेरी में रखते हैं बुक्स, है ना, इजी क्वेश्चन था। चलो बताओ, अब आपको बताना है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ बेलिग्रेंट वर्ड दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एग्रेसिव, क्योंकि यार ये लड़ाकू लोग होते हैं, ये लड़ाकू विमान वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे कि मेरी बहन है जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान वाले जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो लड़ते हैं, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो गया, जो रास्ते में हो, है ना, रास्ते में हो, अस्थाई होता है भाई। इन ट्रांसिट का मतलब होता है जो रास्ते में होता है, राइट।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया परमानेंट। ये होता है हमारा अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है, चूज द करेक्ट होमोफोन्स ही लॉस्ट हिज इन द मार्केट। तो यार वहां से क्या किया था, सेल करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन आपको दे, एक स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। क्या हो गया, इसका मतलब जो एक्सटेम्पोर होते हैं ना, वो होते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन के भी स्पीच डिलीवर करते हैं, यानी कि उनको कुछ भी नॉलेज भी नहीं है फिर भी लोग ज्ञान देने लगते हैं। दैट इज द राइट मीनिंग ऑफ फॉर दिस। चूज द सिनोनिम्स ऑफ मैनेजी, जो मैनेजिमिनियस वर्ड दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा जनरस। जनरस समझते हो ना, बहुत ज़्यादा जनरस, जो बहुत ज़्यादा सब कुछ जानता हो, लाइक जनरस उसको बोलते हैं, उदार जिसको बोलते हैं ना। चलो बताओ, एक आपको एक्टिव वर्ड दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। क्योंकि यार ये वर्ड आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, आपने वर्ड बहुत ढंग से पढ़ा होगा। तो ये एक प्रकार का अपारदर्शी वर्ड होता है, अपारदर्शी। ठीक है, जब रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स से भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ढंग से बताया गया होगा, यार पढ़ा होगा, बताया तो नहीं जाता लेकिन हाँ पढ़ा तो होगा। चूज द करेक्ट होमोफोन्स आपको बताना है। तो द इज शाइनिंग ब्राइटली, ड्रेस में भरना है आपको। तो सन होता है ना, ब्राइटली डायनेस करता है, चमकने वाला जो सन होता है। वन सब्स्टिट्यूशन, हु पर्सन, सॉरी ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है, ओमिसियंट होता है, या स्कॉलर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो यार ओमनीसियंट, ओमनीसियंट होता है। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा जिसका नाम होता है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वा, जो सब कुछ जानता है, जैसे गॉड इज ओमनीपोटेंट, राइट। तो ये वर्ड होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सिनोनिम आपको होता है कैंडिड का। तो कैंडिड का मतलब क्या हो गया, तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। तो यार कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, ईमानदार, राइट। इसका मतलब क्या होगा, स्पष्ट। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द एंटोनिम ऑफ वैविड, सॉरी विविड। ठीक है, तो विविड का मतलब है डल। यार विविड का मतलब होता है चमकीला, आपने पढ़ा होगा, चमकीला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 23 देखो, चूज द करेक्ट होमोफोन्स, आई विल यू टुमारो। क्या होगा इसका मतलब, टुमारो मतलब क्या होगा, मीट करेंगे भाई, राइट। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो यार इलिटरेट होते हैं वो, कौन से होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं। ठीक है, तो यार इंग्लिश ग्रामर में आपके इतने आने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आपके इतने आने चाहिए। चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक नॉर्मल बॉडी है, टेम्परेचर मेजर्ड ओरली कितना होता है भाई टेम्परेचर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्लास 7 में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकालना सिखाते थे, तब मैंने सीखा था। किसी बच्चे को अगर याद है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, उसका फॉर्मूला बता देना, बस मैं समझ जाऊँगा कि यार आपको पता है। चलिए, द पल्स रेट इज नॉर्मल एडल्ट एट रेस्ट, जब भी कोई इंसान विश्राम अवस्था में होता है तो उसकी जो नाड़ी की दर होती है कितनी होती है, सर वो होती है 60 से 100 बीपीएम। समझ गए, क्योंकि यार एडल्ट जो होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, तो उसकी जो पल्स होती है ना नॉर्मल रेज में आ जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, द करेक्ट साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज एडल्ट। जो करेक्ट साइट आपको बताना है, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो एडल्ट में क्या होता है वो आपको बताना है। देखो यार, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौन सी टेस्ट ज्वाइन कर लूँ। यार तुमको सिर्फ और सिर्फ जितने भी क्वेश्चन, सॉरी जितने भी चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनको ढंग से पढ़ो, उनका रिवीजन करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो यार मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपको जितने क्वेश्चन की ज़रूरत है मैं भेज दूंगा, आप वहाँ से लगा लें, क्योंकि यार मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो मैं भेज दूंगा। यार परेशान मत होना, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। बस आपने कोर्स कर लेना है, क्योंकि यार सबको तो बैच ही पढ़ना है, ऐसा लगता है कि यार बिना बैच मेरे सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैच सिर्फ आपको, बैच में ना ही कोई मेंटोर होता, ना ही कोई गाइडर होता, कुछ भी तो नहीं होता बैच में, राइट। ऐसी तो बैचेस हैं नर्सिंग की। चलिए बताइए, करेक्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज इन एडल्ट, तो बताओ क्या होता है इसका मतलब। आपने ग्लूटस मैक्सिमम के बारे में पढ़ा होता है, अपर राउटर का जो क्वाड्रेंट होता है वो उसमें लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक प्रकार का जो सेफ साइड होती है वो होती है, क्योंकि यार यहाँ पे जो नर्व इंजरी जो होता है ना उसको अवॉइड करना होता है, तो ये प्रकार का ये सेफ साइड भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो एडल्ट का आपको बताना है, तो कितना होता है वो 12 से 20 मिनट पर होता है, क्योंकि यार एडल्ट जो नॉर्मल रेस्पिरेटर तो मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्ट, आपको बताना है। चलिए बताइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए बताइए, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब अगर कोई पेशेंट है उसको ब्रीथ करने में कठिन प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ क्या उपयुक्त होगा, स्पाइन होगा, या फॉलोवर्स पोजिशन हो गया, या प्रोन हो गया, या टेंडल बंक्स हो गए, ये आपने टर्म्स आपने बहुत ढंग से पढ़े होंगे, तो बताओ। ठीक, जो फेल पोजिशन होता है वो आपने ढंग से पता होगा, क्योंकि यार देखो ये फॉलो पोजिशन का मतलब क्या हो गया, यार सिटिंग पोजिशन क्या होता है, सिटिंग, सेटिंग एंड सेमी सेटिंग ब्रीदिंग,
इंप्रूव होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, द यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑफ मेनली एम्स टू प्रिवेंट। अब आपको ये बताना है, क्योंकि यार यहाँ पे एक प्रिकॉशन दिया रखा है वो आपको बताना है, तो एम्स क्या हो सकता है उसका बताओ। तो वह यही एक प्रकार का एम्स हो सकता है कि यार इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन में काम लेता है, क्योंकि आपको पता है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो एक प्रकार का इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 1 देखिए, द फर्स्ट स्टेप्स हैंड वॉशिंग। हाथ धोने का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण होता है वेट हैंड्स। तो यार फर्स्ट स्टेप्स हमेशा क्या होता है कि पानी हमेशा गीले करना, पानी जो पानी होता है ना हमेशा हाथों को गीला करना पहला स्टेप्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन हाइपोक्सिया। अब यार हाइपोक्सिया तो मैंने बहुत बार बताया, हाइपोक्सिया लग क्या मतलब होता है? O2 लेवल कम होना, ऑक्सीजन लेवल कम होना, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। साइनोसिस आपने फीवर पढ़ा होगा, हाइपोटेंशन, ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है साइनोसिस, ठीक है। ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन लो होगा, तो स्किन क्या होगी? स्किन ब्लूइश होगी। ये कब देखने को मिलता है? जब भी आप अपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, वहाँ पे बताया जाता है, बहुत ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है वो आपको बताना है। तो यार वो होता है मेरा 120/80, राइट। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, द पर्पस ऑफ स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? वो हमारा किल करता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या पता है जो स्टेलाइजेशन होता है उससे 100% माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं, 100% जो माइक्रोब्स होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल, आईवी वगैरह वगैरह। तो ओरल होता है मोस्ट कॉमन रूट, जो यानी कि सामान्यतः जो दवा लेने का जो मार्ग होता है वो यही होता है, ओरल, मुंह से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट डिहाइड्रेशन। अब जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या इंडिकेट करती है, क्या शो करती है, वही आपको बताना है। तो यार ड्राई माउथ होगा या लो पल्स होगा, स्वेटिंग होगा, तो यार वो क्या होगा, हमारा मुंह जो होगा ना वो सूखने लगेगा। तो यार इसका एक कॉमन साइन है, एक प्रकार का कॉमन साइन है, ठीक है, एक प्रकार का ये कॉमन साइन है। चलो, द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी एक प्रकार को पता है, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या हो गया? जब रेड ब्लड सेल्स का मतलब ये होगा कि जो आरबीसी होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन अभी ने ऊपर पढ़ा था, जो ब्रीदिंग कंट्रोलर जो मैंने आपको बता रहा था, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था O2 को ट्रांसपोर्ट करना पढ़ा था ना। O2 क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फंक्शन इसका आरबीसी का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। अच्छा, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। विच पोजीशन इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉक। जब भी पोजीशन ड्यूरिंग शॉक होता है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इज सुपाइन विद द लेग्स एलिवेटेड। शॉक में क्या होता है? जब भी जाता है ना कोई इंसान, शॉक में क्या होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड ब्रेन की तरफ मेंटेन करने के लिए होता है, मेंटेन करने के लिए होता है। ये मतलब एक प्रकार की पोजीशन पूछ रखा था, ठीक है, पोजीशन आपको पता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इन एडल्ट्स। एक आपको नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो बताना है वो पर डे कितना होता है। तो यार पर डे की अगर मैं बात करूंगा तो 1000 से 1500 ml पर डे जो है आउटपुट रिटर्न इसका होता है। क्या? तो पर डे का जो आउटपुट यूरिन आउटपुट है वो कितना होता है? 1000 से 1500 ml होता है, क्योंकि यार हमेशा यही रहता है हमारा जो आउटपुट होता है, कितना रहता है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है पर डे का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर। अरे यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। द करेक्ट एंगल ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो 90 डिग्री पे लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, यानी कि ये, राइट। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो 90 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री पे एंगल भी रखना होता है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टाइल टेक्निक। तो स्टाइल टेक्निक क्या होती है वो आपको बताना है, जो हैंड वॉशिंग करना या यूजिंग स्टाइल ग्लव्स या क्लीनिंग सरफेस या बियरिंग मास्क। तो यार हमेशा स्टाइल जो होता है वो क्या करता है ट्रू स्टाइल करता है, क्योंकि यार ये यूजिंग स्टाइल ग्लव्स क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि एक प्रकार का ट्रू स्टाइल टेक्निक है, ट्रू स्टाइल टेक्निक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड इन हॉस्पिटल। क्या होता है मेन कॉज? अस्पतालों में जो संक्रमण फैलने के जब मुख्य कारण क्या होता है? फिर उसका मुख्य कारण यही होता है कि पुअर हाइजीन रखना, ठीक है। इन्फेक्शन तभी फैलता है जब हमारा हाइजीन क्या होगा? वो पुअर होगा, समझ गए। इन्फेक्शन तभी कंट्रोल में आएगा जब हम अपना जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट बेड सोर्स। अब बेड सोर्स मतलब क्या? प्रिवेंट क्या मतलब? इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंट जो रिपोजिशनिंग होता है वो कम करना, क्योंकि यार बेड जो सोर प्रिवेंशन होता है वो बेस्ट तरीका होता है, ये प्रकार का बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है क्या? एक प्रकार का जो बेड सोर प्रिवेंशन है वो प्रकार का बेस्ट वे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, फीवर का लक्षण क्या होता है?
तो फीवर का लक्षण क्या होता है? हाई टेम्परेचर रहता है, ईज़ी है। अच्छा, फीवर को हम मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? मेडिकल भाषा में बोलते हैं पैरेक्सिया। क्या बोलते हैं? पैरेक्सिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेक्सिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, द पर्पस ऑफ आईवी फ्लूइड इज़, यार थोड़ा नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैंने ईज़ी लिया, लेकिन हाँ, इतना भी ईज़ी नहीं है। ठीक है, द पर्पस ऑफ आईवी फ्लूइड इज़ टू, थोड़ा भी दिमाग अगर आपका शांत और मेडिटेट नहीं होगा तो आप गलत कर देंगे सारे सवाल। चलिए बताइए, जो आई फ्लूइड है वो क्यों चढ़ाया जाता है किसी भी पेशेंट को? तो उसका मतलब एक ही हो गया, वो प्रोवाइड करता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का, या रिड्यूस पेन को, इंक्रीज वेट को, या स्टॉप इन्फेक्शन को। यार वो प्रोवाइड जो प्रोवाइड करता है फ्लूइड्स क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें होता है ना, इसलिए वो आई फ्लूइड चढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो आई फ्लूइड्स होता है, आई फ्लूइड्स हम कब चढ़ाते हैं? जब हाइड्रेशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट की नीड होती है। अच्छा, ये दोनों क्या करता है? ये बैलेंस करता है। ठीक है, तब हम आई फ्लूइड देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग इज, जब फर्स्ट एड क्या है ब्लीडिंग का? तो अप्लाई क्या करता है? वो प्रेशर को अप्लाई करना, क्योंकि यार इससे ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गई। क्या? ब्लीडिंग कंट्रोल करने का, ब्लीडिंग कंट्रोल का क्या है? ये प्रकार का फर्स्ट स्टेप है, एक प्रकार का फर्स्ट स्टेप्स है, एक प्रकार का फर्स्ट स्टेप्स है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बहुत अच्छा और लास्ट क्वेश्चन है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल साइन, मोस्ट में कह रहा था, सॉरी, सबसे वाइटल साइन कौन सा सबसे अच्छा वाइटल साइन? तो वो हमारा पल्स होता है, क्योंकि यार हम पल्स से सब कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर आपकी सबसे पहले पल्स ही चेक करता है ना, तो यार पल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक प्रकार का वाइटल साइन भी है। और भी वाइटल साइन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वाइटल साइन हमारा पल्स भी होता है, बीपी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, और रेस्पिरेशन भी होता है, ये सब हमारे वाइटल साइन भी होते हैं, राइट। तो सारी वाइटल साइन भी यहाँ पे आपको। तो यार ये थे सारे क्वेश्चंस, तो यार ये थे क्वेश्चंस, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो आप ऑलरेडी 99% एक्सपीरियंस से बहुत आगे हो, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा है, और आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो है प्रैक्टिस, जो मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। आप इस पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अनुराग नर्सिंग करके है, अनुराग नर्सिंग, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और ये पीडीएफ आप निकाल कर प्रिंट आउट करा कर आप अपने घर में इस टेस्ट को देना है, और टाइमर लगा के देना है। तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऐसी मॉडल पेपर सीरीज सॉल्व करूँ, तो वीडियो को लाइक करो, जितने भी दोस्त हैं उनको प्लीज़ भेजो, क्योंकि यार मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, हमें देखकर पता नहीं बहुत लोग यार मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत लोग मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट नहीं करवा तक रहे हैं यार। देखो यार, तिवारी सर भी कराने लगे हैं, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जरूर लिखना कि आपके कितने स्कोर आए, और आपका नेक्स्ट कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, और कितने आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किस कॉलेज में भी जाना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें, क्योंकि यार आपका ख्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि भैया मेरा तबीयत ही नहीं सही है, तो प्लीज़ यार तबीयत आप अपने आप को सही रखें, क्योंकि यार तबीयत जब सही रहेगी तभी आप हर काम को सही ढंग से कर पाएंगे। सो थैंक यू।